we talked about investment decisions. तो जितने प्राइवेट यूनिट्स हैं आपके इर्द गिर्द या प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटी, दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। कभी उनका होता है कि स्टार्ट करें, दे वांट टू एंटर इनटू अ बिजनेस, और दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। एक्सपेंशन के लिए भी दे हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट। मैजिक लैम्प तो नहीं है। और इन्वेस्टमेंट के लिए अक्सर बेशतर लोग बैंक या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से राब्ता करते हैं। दे अप्लाई फॉर लोन्स। तो लोन्स जब के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक, हबीब बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, व्हाई दे आर सिटिंग देयर? फैसल बैंक, अस्करी बैंक, कमर्शियल बैंक का फंक्शन ही ये है टू रिसीव डिपॉजिट्स and to advance loans. They will be very happy to see you with a loan application. आप जाते हैं, वो खुश क्योंकि उनको इंतजार है, वो आपके लिए चश्मे भरा बैठे हैं। उनका मकसद ही वहां कि रिसीविंग डिपॉजिट्स, जिनके पास पैसा है और इस्तेमाल की कोई मद नहीं है, they can keep their money safe in the bank, and those who have entrepreneurial skill, those who have business temperament, they can get loan from the bank and they can make investment. अब जब इन्वेस्ट लोन के लिए जाते हैं तो बैंक लोन देने में बड़ी खुशी महसूस करता है, बट एट द सेम टाइम बैंक स्टाफ जिसने लोन सैंक्शन करना है, it is his responsibility to ensure the recovery of loan. अब रिकवरी के लिए सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहली चीज कि जहां आप इन्वेस्ट करने जा रहा है, एप्लीकेंट ने बताया है पर्पस ऑफ लोन, वो कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा है। क्या उसने कोई स्पिनिंग यूनिट लगाना है, या वीविंग, या स्टिचिंग, या फ्लोर मिल, या जिनिंग फैक्ट्री, या कोई डेयरी फार्म, या फ्रूट एंड मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भी लगाना है तो वो बताएगा कि क्या करना है, एंड दे विल चेक द कैपेसिटी ऑफ दैट ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो जेरे गौर है कि क्या वो सफिशिएंट रिवार्ड देगा टू द बारोवर और ना। तो वो पोटेंशियल बारोवर से वो डिमांड करते हैं कि भाई आप जहां इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लाओ, उसका बीसीआर क्या है, बेनिफिट कॉस्ट रेशो क्या है, उनकी एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली क्या बनती है। दे विल आस्क, सो यू इट इज मस्ट। और आपको भी, आपने लोन लेना है, अगर बैंक वाला ये सवाल ना करे, आपको लोन दे दे, then that loans becomes liability on you. You have borrowed, you borrowed by choice. अगर आपने डिसीजन वाइज किया, अगर आपने का डिसीजन लॉजिकल और लर्नड थिंक बिफोर यू स्पीक, आप डिसीजन इन्वेस्ट करने से पहले यू मस्ट बी कॉन्शियस, यू मस्ट थ्रेश आउट उसको अच्छी तरह देखें कि वेदर द ऑप्शन इज वर्थ इन्वेस्टमेंट या नहीं। अगर आपका डिसीजन वाइज हुआ तो 4-5 साल के बाद एक फैक्ट्री की 2 फैक्ट्रियां बन जाएंगी, एक डेयरी फार्म का 2 डेयरी फार्म बन सकते हैं। बट इफ यू हैव मेड अ hasty decision, if you have not calculated, you miscalculated your benefit cost ratio,
you miscalculated your NPV, आपने उसको प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया और आपने अपना जो प्रॉफिट है उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया, ओवर एस्टिमेट, और आपके प्रोजेक्ट ने आपकी कैलकुलेशन या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको रिवार्ड ना दिया, बैंक लोन यू हैव टू रिटर्न, इनपुट कॉस्ट यू हैव टू पे, wages for the labor you have to pay because you have employed them. Factory building you constructed, you paid. Machinery you purchased, you paid. तो आपने तो पे कर दिया, but if you don't get according to your expectation, what will happen? The outcome will be you will become bankrupt. आपका दिवालिया निकल जाएगा, you won't be able to return to the bank. तो अब बैंक को आप बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकाल के जमा कराते हैं, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबल बैंक है, रिस्पॉन्सिबल बैंक, what bank will do? Bank won't rely on your BCR calculation. Bank has its own consultants to whom they pay. वो आपके जो प्रोजेक्ट है जो आपने जमा कराया है उसको वो भेजते हैं प्रपोजल को अपने कंसल्टेंट को कि जनाब इसका क्रिटिकल रिव्यू कर इसके लिए अपनी आप ओपिनियन दें, एक्सपर्ट ओपिनियन। फॉर इंस्टेंस आपने डेयरी एनिमल्स का प्रपोजल जमा कराई है, डेयरी फार्म के लिए आपने कितने एन नंबर ऑफ एनिमल्स प्लान किए हैं, जितने नंबर ऑफ एनिमल्स प्लान किए, विच एनिमल्स आपको देना होंगे कि वेदर यू विल हैव बैफलोज और काउस। इफ काउस लोकल ब्रीड लाइक साहिवाल काउ और रेड सिंधी, or you will have imported breed, और जो आप ब्रीड इंक्लूड करेंगे अपनी प्रपोजल में उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, फीड रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, लेबर रिक्वायरमेंट अपनी अपनी है। जो लोकल ब्रीड है वो वेल एक्लेमेटाइज्ड, उसके लिए ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए इतना आपको तगोदो नहीं करना पड़ेगा। तो वो यहीं पे ग्रोन अप, वो आपके हॉट एंड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में विद लिटिल केयर कुछ करनी होगी, ये नहीं, विद लिटिल केयर दे कैन सर्वाइव। बट इंपोर्टेड काउस उनके लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, वो इस हॉट टेम्परेचर में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर those animals to survive. On the other hand, आपका जो output milk per day आपका different है, साहिवाल काउ का और रेड सिंधी और आपकी imported breed का और again milk per day won't be same throughout the lactation period. Throughout the lactation, suppose the lactation period is 15 months, meaning by 5 quarters, तो 5 क्वार्टर्स में एक जैसा मिल्क वो नहीं देंगे एनिमल। आपने क्या लगाया है, फिजिबिलिटी, जो आपने बीसीआर निकाली उसमें आपने मिल्क उनकी क्वांटिटी पर डे एक्सपेक्ट वो लगाई या नहीं लगाई। अगर लगाई, फीड रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, कौन सा ब्रीड कौन सी, तो आप टेक्निकल रेलेवेंट जो डेयरी फार्म को रन कर रहा है, प्रोग्रेसिव फार्मर या कोई डेयरी फार्म गवर्नमेंट का, उससे एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करके एनलाइटन योरसेल्फ, अपने आप को एनलाइटन करें और वाइज डिसीजन करें। सेम वे आगे अगर आपने
बनाना है कोई फैक्ट्री, जिनिंग फैक्ट्री, या तो वीविंग यूनिट में आपने लगानी है पावर लूम्स। हाउ मेनी पावर लूम्स, व्हाट टाइप ऑफ पावर लूम्स? पावर लूम्स आपकी ऑटोमेटिक, मॉडर्न, या आप ओल्ड जो एवरेज लगाना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली आपकी जो कॉस्ट रिक्वायरमेंट, फिर अकॉर्डिंगली उसकी आउटपुट कमिटमेंट आपके साथ होगी। तो आप सही रेलेवेंट एक्सपर्ट लोगों से इनपुट लेकर खुद ही सही, यू मस्ट गेट राइटली गाइडेड, क्योंकि डिसीजन आप कर रहे हैं। अगर आप राइटली गाइडेड होंगे, आपका डिसीजन सही होगा, you will be happy and your relatives and your friends will be greeting and will try to imitate. अच्छा, अब इसके अंदर करना क्या है? अब करना क्या है? सबसे पहले तो जो भी बिजनेस पर्सन वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करता है। एक ही ऑप्शन नहीं होगी, 1 2 3 ऑप्शंस हो सकती हैं जिनको आइडेंटिफाई करे और तीनों के लिए वो इंफॉर्मेशन हासिल करे। तीनों के लिए इंफॉर्मेशन हासिल करे। और अगर आपने वो स्टिचिंग यूनिट लगाना है तो स्टिचिंग यूनिट्स के लिए भी बिल्डिंग चाहिए होगी, बिल्डिंग के साथ मशीनें होंगी, फिर आपके पास डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होगी, फिर आपके पास वर्कर्स जो मशीनों पे काम करें, फिर आपके पास लेबर जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग सामान लाएं उठाएं, कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स वो आपको चाहिए होंगे। तो आप अल्टरनेट सेम वे आप फ्लोर मिल लगाना चाहते हैं तो आपके पास पहले बिल्डिंग एक तरफ जिसमें आप मशीन फ्लोर मिल मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, वो आपको प्रेमिसेस चाहिए। फिर आपके पास गंदम का जखीरा होना होगा, गंदम लाएंगे, स्टोरेज फॉर द व्हीट ग्रेन्स और मेज ग्रेन्स, कॉर्न, जहां आप महफूज आप उसकी क्वालिटी मेंटेन रखें और आप उसको स्टोर कर सकें। ऑन द अदर हैंड आप आटा तैयार करेंगे, व्हीट फ्लोर, कॉर्न फ्लोर, आप मैदा, आप सेमोलिन, सूजी, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड आटा, व्हीट फ्लोर अगेन जो है होल व्हीट या फाइन आटा, डिफरेंट ब्रांड क्वालिटीज ऑफ व्हीट, आप उनको अलग अलग लगाने के लिए यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी स्टिचिंग यूनिट है तो उसके अगेन आपकी रिलायबिलिटी, आपका जो पोटेंशियल बायर है, आपका पोटेंशियल बायर मिडिल ईस्ट में है, आपका पोटेंशियल बायर यूरोप में है, आपका पोटेंशियल बायर अमेरिका में बैठा है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी देखना चाहता है। क्रेडिबिलिटी, आप उनको सैंपल भेजते हैं, फ्रूट सैंपल, आप अपने गारमेंट्स का सैंपल, आप उनको सैंपल भेजते हैं और यहाँ आप देखते हैं अक्सर लोगों ने लिखा होता है बाहर, फैक्ट्री के बाहर ISO सर्टिफाइड, ISO 90,000 या 900 सर्टिफाइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि ये जो यूनिट है ये A ग्रेड प्रोडक्ट सिर्फ पैदा करता है, इसका मतलब ये भी नहीं कि ये यूनिट बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में ये D ग्रेड प्रोडक्ट। नो, सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड का मतलब ये है कि ये जो फर्म आपको सैंपल भेज रही है इसके पास प्रोडक्शन सिस्टम, ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम है, ऐसी एक्सपर्टीज मौजूद हैं which can maintain quality, which can maintain standard, you can rely, they can consistently
consistently, repeatedly produce and deliver according to their commitment. के उनकी ये साख है, उनकी ये एबिलिटी, अगर वो सर्टिफाइड नहीं है, इसका मतलब सैंपल भेज दिया, उनको ऑर्डर दे दें 2 कंटेनर, उसमें से 40% will be below size, 40% will be above size and 20% will be according to commitment. तो जो आप कंटेनर भेजेंगे तो उसके रिजेक्शन के चांसेस होंगे। तो अगर आपकी अगर क्रेडिबिलिटी है, अगर आप पे रिलाय करेंगे आपके बायर, तो वो ऑर्डर आपको प्लेस करेंगे। तो आपको अपने इंश्योर अगेन आप के जो एनिमल, जैसे मैंने पहले कहा कि डेयरी एनिमल्स अगर हैं तो देयर आर डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मिल्क पर डे, वो कितना देंगे डिफरेंट डिटर्मिनेंट। जितना जितना उनकी काविंग को वो स्टेज होती है, लेट स्टेज, वो मिल्क पर डे कम होता जाएगा। उनकी केयर, उनको फीड, व्हाट टाइप ऑफ फीड यू आर गिविंग देम, फीड उनको दे नहीं, बंडा साहब आप उनसे बेहतर प्रोडक्शन एक्सपेक्ट करें, इट इज नॉट द केस। तो जो एज यू सो शैल यू रीप, आप उनकी खिदमत करेंगे एनिमल्स की, तो होपफुली एनिमल विल रिटर्न, इन रिटर्न विल गिव यू मोर मिल्क। सिमिलरली अगर आप स्टिचिंग यूनिट या आप वीविंग यूनिट लगाते हैं, तो जो आज लेबर की तनख्वाह है 5 साल के बाद वो नहीं होगी, 10 साल के बाद वो नहीं होगी। You have to increase salaries of your employees under compulsion भी एक है, अंडर कंपल्शन गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कहती है मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, एक है कंपल्शन मार्केट की। अगर आप मार्केट में compete करना है, there are other weaving units, there are other stitching units. अगर आपने skillful आदमी को रखना है तो आप उसको कम्पिटिटिव बेहतर तनख्वाह देंगे, बेहतर सैलरी देंगे, वो आपके पास रहेगा। या किसी दूसरी फर्म से भी आप बंदे को अट्रैक्ट कर सकते हैं by offering higher wage rate. Otherwise, if you don't increase, उसमें सेविंग करेंगे तो आपका skillful employee will switch to alternate firm, और आपकी maybe you lose production, you lose quality, and at the end will be the loser. तो आपको उसका सही तखमीना, तो इसमें आप करके आप निकालेंगे। अब इसके अंदर स्टेप्स क्या है? स्टेप्स हैं कि सबसे पहले सिंपल कि आप लिस्ट बनाएं कि आपके इनपुट कौन कौन से हैं। अगर आपने कोई फैक्ट्री बनानी है, वो वीविंग है, वो स्पिनिंग है, या वो तो फैक्ट्री बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले प्लॉट, जमीन, पीस ऑफ लैंड, उसकी वैल्यू है या खरीदनी है। पीस ऑफ लैंड, उसको जस्ट लिस्ट के दिस मच आपके पास पीस ऑफ लैंड, और उसके ऊपर बिल्डिंग जो बनानी है उसके लिए ईंटें कितनी चाहिए, उसके लिए सीमेंट कितना चाहिए, उसके लिए बजरी कितनी चाहिए, उसके लिए पत्थर कितना चाहिए, उसके लिए आपको लेबर, जो कारीगर, मिस्त्री, मैसन्स और लेबरर्स वो कितने चाहिए, सुपरवाइजर्स, और ये तो उनके ये आइटम वाइज आप आइटम्स और लॉन्ग कितने महीनों में आपकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसकी फिनिशिंग, उसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वो लगानी है, जो आपको वाटर सप्लाई, जो ड्रेनेज और सैनिटरी और वाटर सप्लाई सिस्टम, वो आपने गैस सप्लाई, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, उसकी आइटम, आइडेंटिफाई द आइटम्स which you need. जब आपकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाए, how many machines
how many machines you will be going to have. आपके माइंड में होगा पहले कि अगर ये वीविंग यूनिट है 20 पावर लूम्स, 40 पावर लूम्स, 50, how many power looms? Modern power looms or old power looms, traditional power looms. अगर ये डेयरी एनिमल्स, डेयरी फार्म है, how many animals you will be having? 50, 100, 200. तो number of animals. अब पहला शेड की तैयारी का आपने आइटम्स एंड लिस्ट की, उसके बाद नंबर ऑफ एनिमल्स आपने सोचा, अकॉर्डिंगली आपका शेड का साइज वो डिटरमिन होगा, हाउ वाइड योर शेड विल बी, उनकी वाटरिंग स्पेस, उनको धूप और सर्दी से बचाने के लिए अरेंजमेंट शेड ऑफ दैट टाइप, और फिर उनकी मिल्किंग प्लेस, कहाँ पे मिल्किंग होगी, फिर उनकी फीड रिक्वायरमेंट, अगर डेयरी फार्म है हाउ मच फीड दे विल रिक्वायर, वीकली फीड रिक्वायरमेंट, मंथली फीड रिक्वायरमेंट, वंडा, चोकर, ग्रीन फाडर, व्हीट स्ट्रॉ, एक्सेट्रा, जो भी जिस व्हाट टाइप ऑफ फीड यू गोइंग टू फीड योर एनिमल्स। आपकी वो फ्लोर मिल है तो अगेन आपकी वो मशीन, फिर गंदम, कितनी गंदम आपने लेके जखीरा करनी है, गंदम खरीदेंगे हार्वेस्ट टाइम पे, गंदम खरीदेंगे, आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, गंदम आपकी हो, फिर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी फॉर योर आउटपुट, उस पे कितनी आते हैं आइटम्स, कौन कौन सी सीमेंट, सरिया वगैरह ये चाहिए, तो आइटम्स। और फिर जब आप 20 इयर्स 30 इयर्स चल रही होगी, अगर आप सपोज आप बॉयज हॉस्टल, जीसी यूनिवर्सिटी के अराउंड बॉयज हॉस्टल बनाना चाहते हैं, तो अगेन उसके लिए भी पहले प्लाट, आपके पास 2 कनाल 3 कनाल का प्लाट, तो प्लाट खरीदने के लिए यूनिट, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप हॉस्टल किन के लिए बना रहे हैं, वीआईपी स्टूडेंट्स, वीआईपी स्टूडेंट्स इट मीन 1 student in 1 room, at the most 2 students in 1 room, के अंदर तमाम अमेनिटीज, बेहतर फर्नीचर, बेहतर एनवायरनमेंट विल बी प्रोवाइडिंग देम। अगर आप आम स्टूडेंट्स के लिए तो स्टिल आपके 4 स्टूडेंट इन 1 रूम, अकॉर्डिंगली आपकी कंस्ट्रक्शन, हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन के लिए आप प्लान करेंगे, नक्शा बनाएंगे, नक्शा आर्किटेक्चरल डिजाइन वो आपको बताएगा कि इसमें इतने बीम पड़ेंगे, इतना सीमेंट दरकार होगा, इतने ट्रक या इतने 100 बोरी, ये ईंटें होंगी, ये टाइलें, पत्थर वगैरह, और फिर उसकी बन गया तो बनने के बाद 3 साल के बाद आपको व्हाइट वॉश कराना है हॉस्टल को, व्हाइट वॉश, सो दैट इफ पेरेंट्स कम फॉर एंटरिंग लुकिंग प्लेस फॉर देयर किड्स, तो वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रिसेप्शन एरिया को देखकर ही पहले खुश हो जाए, यस इट सीम्स नाइस, फिर आपको वो कहें कि कोई कमरे दिखाओ, तो कमरे देखकर दे शुड फील हैप्पी, साफ सुथरे कमरे हो, लिहाजा व्हाइट वॉश ऑफ एंड डाउन, 3 साल बाद 2 साल बाद व्हाइट वॉश, फिर वो किचन और बाथरूम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे एवरी मॉर्निंग इवनिंग बच्चों ने वॉशरूम जाना है, तो उनके वहाँ जो वाटर टैप, वहाँ उनकी सप्लाई, उनकी मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस वो बेहतर हो, ये नहीं हो कि टूटियां वो जो है वो खराब हो, बह रही, पानी बह रहा है, तो उसकी मेंटेनेंस पे कास्ट आए, कितनी वो खराबियां होगी उसमें, टूटियां। अगर ऐसे ही पावर लूम्स, अगर आपने वो लगानी वीविंग यूनिट, तो पावर लूम्स खराब होंगी। अगेन किसी एक्सपर्ट से आप पूछें कि हाउ फ्रीक्वेंटली इनमें फॉल्ट आएगा, तो फॉल्ट के मुताबिक आपको रिपेयर मेंटेनेंस की आइटम आपको इसको जहन में रखनी होगी। तो ऐसे ही अगर आपका जनरेटर अपना पावर सिस्टम नहीं है, एनर्जी सिस्टम नहीं है, तो आपके जो अवेलेबल ट्रांसफार्मर
वो खराब हो सकता है। ट्रांसफार्मर खराब होगा तो ट्रांसफार्मर के पीछे चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। ट्रांसफार्मर 2 दिन नहीं रिप्लेस होता तो आपकी फैक्ट्री बंद रहेगी, आपके काम नहीं होगा। तो या तो आप अल्टरनेट एनर्जी सप्लाई सिस्टम अपना जनरेटर रखें ताकि फैक्ट्री बंद ना हो। अगर जनरेटर रखेंगे तो उसकी अपनी कॉस्ट होगी, उस पर भी आपको कॉस्ट, वो जनरेटर की कीमत होगी। फिर उसको ऑपरेशनल रखने के लिए गैस या फ्यूल उस पर लगेगा, तो वो आपको बिजली मुहैया करेगा। तो ये आपकी आइटम्स, आपकी कॉस्ट आइटम कि आपने बनाना है, सोचा आपने ड्रीम किया, जो आपने ड्रीम किया है उसके लिए इनपुट रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बना ली। जब इनपुट पूरे हो गए उसके बाद आप देखें कि वो जो आपका प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो आपको क्या देगा, उसमें आउटपुट क्या निकलेगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपने ये स्टिचिंग यूनिट है, स्टिचिंग यूनिट, तो वहां से पेयर्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, वो लेडीज जेंट्स जो आपने प्लान किया है, तो वहां से कपड़े निकलेंगे तैयार होके। उसके बाद कट पीसेस ऑफ क्लॉथ, उसका आप एफिशिएंट यूज सोच सकते हैं। या वो कट पीस किसी को आप, अगेन आपके पास जो बाई प्रोडक्ट, उस बाई प्रोडक्ट को आप बेच देंगे। सेम वे देयर मे बी सम टेरिटरी प्रोडक्ट। अगर आपने डेयरी फार्म बनाया है, डेयरी फार्म सोचा है, तो डेयरी फार्म से पहली नेचुरल प्रोडक्ट आपको मिल्क मिलेगी। मिल्क इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट। मिल्क के साथ ही मिल्क आप एज मिल्क बेचें, रॉ मिल्क, प्रोसेस्ड मिल्क, या उससे आप योगर्ट बना के बेचें, जो भी आपका हो। तो आपका मिल्क, उसके बाद डिफरेंट एनिमल्स, वो आपको बछड़े और बछड़ियां देंगे, वो आपको कट्टे और कट्टियां वो देंगे। तो उनको आप बेच सकते हैं, इमीडिएट आफ्टर कामिंग बेच सकते हैं, या यू कैन रिटेन सो दैट यू कैन गेट योर डेयरी एनिमल्स इंक्रीज। 4 साल के बाद वो आपके जो हीफर्स बन जाएंगी और आपके डेयरी एनिमल्स, या जो मेल हैं, मेल बछड़े, उनको बेचकर वो कसाई के पास चले जाएंगे, या वो ड्राफ्ट एनिमल के तौर पे लोगों को काम देंगे और आपने वो बेचे होंगे, आपको वहां से वो बेचने हैं आपने। फिर यही नहीं, उसके बाद एनिमल डंग, गोबर भी एक प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। इसको आप एज सच बेच दें जहां बिकता। अदरवाइज अगर आपका डेयरी फार्म है तो वहां आप इससे बायोगैस प्लांट चलाएं। बायोगैस प्लांट चलाएंगे, उससे गैस जनरेट होगी और उस गैस से आप अपना जनरेटर चलाएं। जनरेटर से आपके फार्म की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी और आपको फेस्को का बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका जो है काम आ गया, एनिमल डंग भी काम आ गया, और एनिमल डंग बर्न नहीं हो जाएगा बायोगैस प्लांट के अंदर, वो बर्न नहीं हो जाएगा, बल्कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस प्लांट कॉल्ड सैलरी। वो सैलरी, अगर आपकी अपना कोई क्रॉप्स भी हैं, क्यों, एनिमल केयर के लिए फॉडर भी आपको ग्रो करना चाहिए। टू बी सक्सेसफुल एफिशिएंट फार्मर, अपना साइड पे कुछ खेत फॉडर के लिए हो, तो जो सैलरी है इट कैन बी एडेड इन दी फॉडर फील्ड्स। आपकी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट वो थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरीके से आपकी जो है तो आइटमाइज, सबसे पहले आइटम्स की लिस्ट बना दी। लिस्ट बनाने के बाद क्वांटिटी टैग्स के कितना मिल्क आएगा, कितने पेयर ऑफ क्लोथ्स वो रेडी, ट्राउजर्स, कितनी शर्ट्स, कितनी टी शर्ट्स वो वीकली या डेली प्रोड्यूस होंगी। जब आपने लिस्ट बना ली
क्वांटिटी टैक्स कॉस्ट की इनपुट आइटम्स और आपकी आउटपुट आइटम्स। जब आपने ये बना ली तो उसके बाद आप इनको प्राइस टैक्स, अगेन रियलिस्टिक प्राइस टैक्स। आज प्राइस और है, 5 साल बाद और होगी, 10 साल बाद और। फॉर इंस्टेंस मिल्क हम जरी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी फार्म से इन माई सर्विस, इनिशियल स्टेजेस ऑफ माई सर्विस, तो दूध मैंने 3.5 रुपए का लीटर उनसे खरीदा हुआ है। लेकिन अभी 2003 में इट वाज 70 रुपीज और 80 रुपीज पर लीटर, 80 रुपीज। तो ओवर टाइम प्राइसेस चेंज। ऐसे ही मजदूर की तनख्वाह इन द बिगिनिंग इट वाज अ फ्यू, कुछ साल पहले ही मैंने ये मकान बनाया तो मजदूर की दिहाड़ी 300 रुपया थी, अब मजदूर की दिहाड़ी 800 रुपया है। तो आपके जो इनपुट प्राइसेस वो चेंज। गंदम फ्लोर मिल बनानी है तो कुछ साल पहले गंदम की सरकारी कीमत 800 रुपए या 750 रुपए 40 किलोग्राम की। आज सरकारी कीमत गंदम की है वो 1400 रुपए फी 40 किलोग्राम। तो आपको रियलिस्टिक होना है। जो इनपुट हैं उनकी भी आने वाले टाइम के लिए एक्सपेक्टेड प्राइस, रियलिस्टिक, रिलायबल उनकी प्राइस। ऐसे ही आउटपुट जो आपका है उसकी रियलिस्टिक प्राइस आप लगा के, फिर जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि अगर आपकी 5, 7, 10 साल है प्रोजेक्ट लाइफ, 20 ईयर प्रोजेक्ट लाइफ, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वो तो ज्यादातर पहले 3 सालों में है। इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years, whereas the output starts from year 4 or 5 and continues a stream of benefits till year 30. तो इनका कंपैरिजन करने के लिए इन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाना नागजीर है। एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। डिस्काउंटिंग करेंगे, हमने वो डिस्कस किया और हमने ये कहिए जरूरी है कि अगर आपने बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए लोन लेना है, लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लेंडर तो बैठा है आपके लिए, आपको देखकर वो बैंक वाले बहुत खुश होंगे कि हमारा क्लाइंट आया। बट एट द सेम टाइम बैंक को अपना जो कर्जा वापस भी चाहिए। बैंक लोन दे रहा है कि ये कर्जा वापस आए, ये नहीं कि राइट ऑफ करना पड़े। तो उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें देखते हैं कि ये अगर तो आपने कंजम्पशन लोन ले रहे हैं, फर्ज करो कंजम्पशन लोन, आपने अपना मकान वाइट वॉश कराना है या मकान रेनोवेट करना है या आपने फर्नीचर खरीदना है, तो वो कंजम्पशन लोन है। कंजम्पशन लोन में पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह में से किस्त कटाओगे। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए लोन मांग रहे हैं तो बिजनेस, इट मीन्स वो बिजनेस अगर वो चलेगा, अगर वो उसके प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर हैं, आपको कमाई आएगी, तो यू विल रीपे एज अ गुड सिटीजन, यू विल रीपे टू द बैंक। आप अपने हिस्से का अपना मुनाफा अपने पास रख लेंगे और जो बैंक का की अमाउंट है यू विल रीपे, रिटर्न टू द बैंक। लेकिन इफ अनफॉर्चुनेटली any borrower suffers from loss, if a borrower becomes bankrupt, अगर उसके पास पेनी नहीं है, पेनी लेस हो जाए, from where the borrower will return, तो फिर वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो अगर बहुत सारे लोन्स जो है वो बैड लोन साबित हो तो अल्टीमेटली इसका मतलब बैंक ही बंद हो जाएगा, बैंक कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए बैंक अपना इत्मीनान करने के लिए बारोवर से कहता है कि जनाब अपनी प्रपोजल के साथ उसकी बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस,
उसकी जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट साथ लगाओ। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने साथ लगानी है। अच्छा, आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट शुड बी लॉजिकल, feasibility report should be based on true and reliable information। ये आपके अपने भले के लिए भी जरूरी है। You should not be misguided। आप मिसगाइड होंगे तो you will be suffering। आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट की तो you will be enjoying, you will be earning and you will be increasing your फैक्ट्रीज, योर आउटलेट्स। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कोलैप्स होती है तो जो लोन्स हैं वो आपके कंधों पे होंगे। बोथ बर्डन ऑफ द डेट विल बी ऑन योर शोल्डर्स, और आगे आप मार्केट में आपकी कोई हकीकत नहीं होगी, यू वोंट बी देयर। तो इसलिए आपको खुद अपने भले के लिए भी चाहिए कि अच्छी तरीके से गौर व खोज करके आप अपने जो फिजिबिलिटी से एक्यूरेट रिलायबल डेटा लेकर उस पर निकालें। लेकिन अगर आपने ऐसी बोगस रिपोर्ट दे दी तो बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक वोंट ट्रस्ट, वोंट रिलाई ऑन योर स्टेटमेंट कि आपने पीसीआर लिख दी 2.5 तो वो उसको मनो अन ऐसे कबूल नहीं कर लेगा। आपकी प्रपोजल को वो अपने किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास भेजेगा कि जनाब ये प्रपोजल एक आई है, ये लोन की दरखास्त है, इसके साथ ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, तो प्लीज इसका क्रिटिकल जायजा लें। तो वो एक्सपर्ट उसका जायजा लेकर अगर वो ठीक है तो वो कहेगा कि यस आई एम विद दिस रिपोर्ट और ये बीसीआर ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसी ऊट पटांग जो है वो मारी हुई तो वो कहेगा कि नहीं नहीं ये ऑल स्टूपिड एंड फुलिश, ये नहीं ठीक, इसमें कुछ हकीकत नहीं है। तो आपको की जो लोन रिक्वेस्ट है वो डिनाई हो जाएगी, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर आपके एक तो ये एक ऑप्शन नहीं, आपके पास ऑप्शन और करेंगे 2, 3, 4 ऑप्शन, और उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपने आइटमाइज एंड लिस्ट डिफरेंट कॉस्ट आइटम्स, किस किस चीज पे आपको खर्च करना पड़ेगा, से जमीन पे, से कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स पे, से परचेज ऑफ मशीनरी पे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन वगैरह, और फिर एम्प्लॉइज, रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह। तो पहले आप सिंपल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ items on which you will be spending in order to your launch your project। उसके बाद लिस्ट बन गई तो फिर आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, why you going to invest, तो उससे क्या फायदा हासिल होना है, तो उसमें जो फायदे हासिल होने मुमकिन मतवक्को फवायद उनकी लिस्ट बनाएंगे। वो फवायद कब होंगे आपको हासिल, उसमें से आउटपुट क्या कब मिलेगा आपको, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद या 7 साल के बाद, और हाउ लॉन्ग यू विल कंटिन्यू टू रिसीव बेनिफिट्स, क्या आपको मिलने वाले बेनिफिट्स की स्ट्रीम यकसा होगी, से ईयर 5 ईयर 25 एक जैसी हर साल, या देयर विल बी फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स। तो इसमें फॉर इंस्टेंस जैसे हमने बात कल की कि अगर तो वीविंग यूनिट है तो मशीन है, मशीनें हैं, मशीनें काम करेंगी। अगर आप उस पर 3 शिफ्टें चलाएं, अगर आप 2 शिफ्टें चलाएं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन एक्सपेक्ट आउटपुट। तो उसके बाद अगेन जो एक्सपर्ट जो उस फील्ड में काम करते हैं, दे विल टेल यू कि साल के अंदर कितने घंटे या कितने दिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस वो आपके जाया होते हैं।
डिफरेंट मशीनों के वो ज़ाया होने। फॉर इंस्टेंस मशीन खराब हो गई, मशीन का कोई पुर्जा टूट गया तो आपकी वो मशीन एक दिन या कुछ घंटे काम नहीं करेगी। हाउ एफिशिएंट यू आर इन ऑर्डर टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, तो ये आप पे डिपेंड करता है। या आपकी कई दफा लिमिटेशंस होंगी। अगर आपका ट्रांसफार्मर जल गया, हाउ क्विकली यू गेट इट रिप्लेस्ड। तो अगर बिजली नहीं आएगी, बाकी हर चीज है, तो आपका जो आउटपुट है वो रुका हुआ होगा। इस तरीके से आप जो है वो एक्सपीरियंस्ड लोगों से इंटरेक्ट करके यू कैन हैव एन एस्टीमेट। तो उसमें और कोई फैक्टर नहीं है, रॉ मटेरियल मिलता रहे, लेबर आपकी काम कर रही हो, आप उनको वेजेस टाइम पे पे करें, बिजली का प्रॉब्लम ना हो, तो आउटपुट स्टेबल आउटपुट, यू कैन हैव स्टेबल आउटपुट एज एक्सपेक्टेड। बट जैसे हमने कल बात की थी डेयरी फार्म की, तो डेयरी एनिमल्स कैन गेट सिक, वो बीमार हो सकते हैं। उनको जो वेदर शॉक्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी वो डिटीरियोरेट हो सकती है। तो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से आपके जो लेबर है, लेबर उनकी प्रॉपर लुक आफ्टर ना करे, उससे भी आपकी जो आउटपुट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे आ सकती है। तो दैट वे, और तो फिर डिफरेंट ईयर्स जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स ईयर 5 to ईयर 10 एक जैसा नहीं रहेगा। एनिमल की हेल्थ, एनिमल की प्रोडक्टिविटी एंड अदर फैक्टर विच अफेक्ट, तो उससे आपके ओवर टाइम फ्लक्चुएशंस आएंगे। तो लिहाजा यू आर टू पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि क्या आउटपुट मिलेगा आपको। जो आउटपुट मिलने के बाद फिर मेजर प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, मे बी टेरिशरी प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने कल बात की कि अगर आप डेयरी फार्म बनाते हैं तो उसमें पहली मेजर प्रोडक्ट आपका मिल्क होगा। मिल्क, आप रॉ मिल्क बेचना चाहें, आप पास्चराइज्ड मिल्क बेचना चाहें, या आप मिल्क से योगर्ट बनाकर बेचना चाहें, ये आपका चॉइस होगा। बट मिल्क विल बी मेजर प्रोडक्ट। बट नॉट ओनली मिल्क, यू विल आल्सो गेट काफ्स, उनके बछड़े बछड़ियां। अगर आपने गाय रखी हुई है तो बछड़े बछड़ियां, अदरवाइज बैफलोज के भी अगेन वो जो उनके काफ, उनके बच्चे वो आपको मिलेंगे। अगर फीमेल्स हैं तो फीमेल्स यू कैन रिटेन एंड यू कैन गेट योर जो हर्ड है आपका रेवर, उसमें इजाफा होगा। कुछ सालों के बाद आपके डेयरी एनिमल्स की तादाद बढ़ जाएगी, तो वो उन्हीं जो मौजूदा आपने खरीदे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है। अगर वो मेल काफ हैं तो मेल काफ यू कैन कीप फॉर सम टाइम एंड यू कैन सेल देम, यू कैन सेल इमीडिएटली आफ्टर काविंग। तो वो लोगों के काम आएंगे फॉर ड्राफ्ट पर्पस, फॉर बीफ पर्पस। तो वो लोग आपसे ले लेंगे और आपको उनके पैसे मिलेंगे। तो वो भी आपकी जो एक्सपेक्टेड, तो जितने आपने डेयरी एनिमल्स रखे हैं उनके वो बच्चे होंगे, और बच्चों को कुछ को आप रिटेन करेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ मिल्क एनिमल्स उनकी तादाद बढ़ जाएगी, और आने वाले सालों में मिल्क पर मंथ एंड पर ईयर वो बढ़ जाएगा। और अगर आपके वो मेल हैं तो आपने बेचकर उनसे पैसे ले लिए। फिर तीसरा आपका एनिमल डंग, वो भी प्रोडक्ट है। एनिमल डंग आप उसको से अगर आप बायोगैस प्लांट चलाएं तो आपके एनिमल डंग की वजह से आपका बायोगैस प्लांट जनरेटर चलाने के काम आ सकता है। जनरेटर चलेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट जो डेयरी फार्म पे है, अब वहां के पंखे, वहां की मोटर, वो आपकी चल जाएगी। फेस्को से आपको बिजली खरीदना नहीं पड़ेगी। तो आपके उस डंग ने आपका जो बिजली का बिल है वो बचा दिया, बिजली का बिल बच जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड यू मस्ट हैव सम फील्ड्स फॉर फॉडर। तो एनिमल बायोगैस प्लांट चलाने के नतीजे में जो एनिमल डंग है वो बायोगैस देने के साथ साथ खुद भी विल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अ बाई प्रोडक्ट
called salary, और वो जो सैलरी है you can add it into your fodder fields, और उनमें ऐड करेंगे तो आपकी जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट वो कम हो जाएगी, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो इस तरीके के बेनिफिट्स हैं। ऐसे ही आपको कल हमने बात की थी कि अगर आपका स्टिचिंग यूनिट है तो स्टिचिंग यूनिट से आपके वहां पे शर्ट्स, ट्राउजर्स या वो फिराक, जो जिस तरह के आप वहां पे गारमेंट्स तैयार करना चाह रहे हैं, चिल्ड्रन रेडीमेड्स हैं या ये लेडीज हैं या जेंट्स हैं, तो वो आपके क्लोथ्स तैयार होंगे, पेयर ऑफ क्लोथ्स। उसके अलावा यू विल गेट पीसेस। आपने थान खरीदे हैं, खरीदे रखे हुए हैं, तो उसमें से पीसेस आपको मिलेंगे। उन पीसेस को अगेन डिजाइनर आपके पास है तो डिफरेंट पीसेस को अगेन एक प्रोडक्ट दे सकता है। बैग ना पढ़ने में ये ठीक आ जा। पीसेस यू कैन सेल इन द मार्केट। अगेन उनकी मार्केट है, वो बेचने के मार्केट में उनके इस्तेमाल वाला उनको ले जाएगा। फिर आपके वहां पे जो है वो वेस्ट वो भी आपको वेट के हिसाब से बिक जाएगा। तो यू हैव टू एनलिस्ट करेंगे आपके इनपुट्स और आउटपुट। मुख्तलिफ टाइमों पे मुख्तलिफ सालों में कितनी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, और फिर आप उनकी मोनेटाइजेशन, उनकी मॉनेटरी टैग लगाते हुए रियलिस्टिक प्राइसेस, बिकॉज इट रिलेट्स टू द फ्यूचर टाइम्स टू कम आफ्टर 20 years, आफ्टर 15 years। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेड प्राइसेस उनको आप लगाकर इनपुट पे उठने वाली कॉस्ट का तखमीना लगाएंगे और आउटपुट को बेचकर आने वाली जो रेवेन्यू है उसका तखमीना लगाएंगे कि आपके ईयर 1 से लेकर ईयर 20, ईयर 25 कवरिंग द एंटायर यूजफुल लाइफ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो उसमें आप 2 कॉलम आपके बन जाएंगे कि मुख्तलिफ सालों में आपका खर्च कितना होगा और मुख्तलिफ सालों में आपकी मतवक्को आमदन क्या होगी। अब ये बेनिफिट्स और कॉस्ट ये फैले हुए हैं, ये ईयर 1 से ईयर 25 या ईयर 30 इस पे सारे पे मुहित हैं। तो इनका कंपैरिजन एज सच मुमकिन नहीं होगा। तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है तो आपको डिस्काउंटिंग टेक्निक जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि P0 इज इक्वल टू PN डिवाइडेड बाई 1 प्लस R रेज़ टू द पावर N, जिसमें PN expected future value after the 10th year, after the 5th year, after the 18th year, मुख्तलिफ सालों के इख्तिताम पर कितनी आपकी लागत की फिगर होगी, कितनी आपकी जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की फिगर होगी। ये आप फिगर्स आपके पास आ जाएंगी। तो वो PN है तो ऐसे आपके कॉस्ट वाले कॉलम को भी और बेनिफिट्स वाले कॉलम को भी अलग अलग डिस्काउंटेड बेनिफिट्स एंड डिस्काउंटेड कॉस्ट्स। तो वो P0 मौजूदा करंट ईयर में, मौजूदा पीरियड में उसकी वैल्यू 9 नकद न 13 उधार, 1 in hand better than 2 in the bush। तो वो मुहावरा है। ऐसे ही जो आपको फ्यूचर की वैल्यू है वो आज आपके लिए उतनी अहम नहीं होगी। उसकी आज आपकी नजर में कितनी वैल्यू है वो डिस्काउंट रेट लगाकर डिस्काउंट फैक्टर से मिलेगा और उससे आपको डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। तो आप फाइनली यू कैन फाइंड आउट टोटल डिस्काउंटेड जो ईयर 1 से ईयर 20 या 30 तक मुख्तलिफ सालों में कॉस्ट फिगर्स आई, उन सबको आपने डिस्काउंट कर लिया एंड नाउ यू कैन ऐड देम अप। जब ऐड देम अप किया तो टोटल डिस्काउंटेड कॉस्ट ऐसे ईयर 4 से या ईयर 5 से एंड तक जो बेनिफिट्स आपके मतवक्को हैं उनको ऐड अप किया तो टोटल डिस्काउंटेड बेनिफिट्स वो आपके पास आ गए। तो फिर आप BCR
निकाल लें, टोटल बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, या आप एनपीवी निकाल लें, या कल मैंने टर्म यूज की थी IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट रेट ऑफ डिस्काउंट which makes NPV equals to 0। अच्छा, BCR से आप वाकिफ हो चुके हैं। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मैं आपको बता चुका हूं, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू बी इकोनॉमिकली एडमिसिबल और इकोनॉमिकली फीजिबल, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। और अगर आप 3-4 ऑप्शंस को जेरे गौर लाए हुए हैं, तो 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन में सपोज BCR इज लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो उस पे क्रॉस लगा दें, वो काबिल कबूल नहीं है। और 3 जिनमें पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है उनको रैंक करें। तो अगर BCR अकेला पैमाना हो तो हायर द BCR, मोर अट्रैक्टिव that investment option will be considered। तो ये BCR की बुनियाद पे हो गया। अब आपका IRR है। अब आपका वो आपको मैंने बताया था कि आपने पे बैक पीरियड क्या है कि एक आपकी हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो पहले 2 या 3 या 4 डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट कि आपका बिजनेस एक्टिविटी किस तरह की है। तो अगर वो पहले 2-3 साल में हैवी इन्वेस्टमेंट व्हिच टेक्स द फॉर्म ऑफ योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो फिक्स हो गई, आपने जमीन खरीद ली, आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, आपने उसके ऊपर उसके अंदर मशीनें फिक्स कर दी, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। आपने मीटर लगवा लिए 3 फेज या वो इंडस्ट्रियल मीटर लगवा लिया, तो आपने गैस का मीटर लगवा लिया, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। अब आगे यू विल ऑपरेट, तो ऑपरेशनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वो भी लग रही होंगी, और साथ साथ आपके आउटपुट या बेनिफिट्स भी मिल रहे होंगे। तो वो साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड, आपकी एक तरफ से कॉस्ट, एक तरफ से बेनिफिट्स, एंड बेनिफिट्स मस्ट बी मच ग्रेटर देन द side by side incurred cost to cover the initial investment। अब payback period tells you the time required to capture or to recover the initial investment। initial investment कितने सालों में रिकवर हो जाएगी। अगर initial investment, तो कुछ लोग जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, क्विक रिकवरी होनी चाहिए। एक है प्रोजेक्ट वो हाई रिवार्डिंग, लेकिन पहले 5-7 साल बहुत स्लो, तो उसका गेस्टेशन पीरियड यानी द टाइम आफ्टर विच इट स्टार्ट्स गिविंग आउट वो ज्यादा है। तो उसमें आपकी रिकवरी इन्वेस्टमेंट जब आउटपुट स्टार्ट होगा तो फिर रिकवरी स्टार्ट होगी। तो एक है वो जल्दी से रिस्पॉन्स देता है, लेकिन उतना टोटल BCR उतनी हाई नहीं है, लेकिन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर कि इन्वेस्टर ज्यादा BCR में इंटरेस्टेड है and is ready to wait for longer period for recovery of investment, या quick recovery के लिए वो BCR की compromise करने को तैयार है। तो चॉइस अगेन इन्वेस्टर ने खुद करना है। कुछ इन्वेस्टर टिकर हैं, कुछ इन्वेस्टर रिस्क अवर्टर। तो फिर मैंने आपको आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 3 प्रोजेक्ट में BCR ग्रेटर देन 1 आते हैं। तो फिर मैंने कहा था कि टू चेक द हेल्थ, इनकी हेल्थ, साउंडनेस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इनका सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर आपको बताया था कि भाई आप देखें, आप आज प्लान कर रहे हैं
एक एक्टिविटी को आज प्लान कर रहे हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर दैट एक्टिविटी विल रिमेन देयर, रिमेन ऑन द ग्राउंड फॉर 30 years, फॉर 35 years। तो 35, तो आपने जो आज सोचा जरूरी नहीं 30 साल तक वैसे का वैसे ही हालात रहे। हालात चेंज होते हैं, हालात चेंज होते हैं कैसे? ओवर टाइम हमने देखा बिजली की, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, ओवर टाइम हमने देखा रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ी हैं, ओवर टाइम हमने देखा कि गवर्नमेंट ऐलान करती है कि मजदूर की तनख्वाह में 2000 इजाफा कर दो, तो आपको अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। और फिर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन ऑफ फर्म्स के कंपटीशन की वजह से आपको अपने जो स्किलफुल एम्प्लॉइज की सैलरी में शायद आपकी तवक्को से कहीं ज्यादा इजाफा करना पड़े, अदरवाइज यू विल लूज योर स्किलफुल एंड गुड टेक्निकल पर्संस, जिसकी वजह से अगेन आपका सारा प्रोडक्शन यूनिट वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको ये जो कॉस्ट है ये बढ़ सकती है, जैसे आपने एज्यूम की जरूरी नहीं वैसे चले। और ऑन द अदर हैंड जो आउटपुट है, आउटपुट आपकी तवक्को से कम हो सकता है। वीविंग यूनिट है, वीविंग यूनिट अचानक खराबी पड़ी, आप सोचते हैं कि ये 24 घंटे में खराबी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो 24 घंटे की बजाय अगेन रूटीन, आउट ऑफ रूटीन वो 3 दिन ले जाती है। 3 दिन रूटीन के वो खराबी रहने की वजह से आउटपुट में खातर खा कमी आ जाती है। ऐसे ही ये 2007 में बेनजीर मर्डर की वजह से थ्रू आउट द कंट्री 3 दिन तक तमाम यूनिट्स, तमाम ऑफिस तमाम बंद कर दिए गए। तो उस वजह से अगेन, तो ऐसे कहीं कोई भी अनफोर्सीन चीज हो जाए तो आपका प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। तो आप देखें कि अपनी प्रोडक्शन को कम करके कि जो आपने उम्मीद लगाई है उतने अच्छे हालात ना रहे, आपकी प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाए तवक्को से 5%, 10%, 15%। आप तीन सिनेरियो अज्यूम कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कॉस्ट साइड पे आपकी कॉस्ट एस्केलेट करते हैं, आपकी तवक्को से जो आपने सोची उतनी रहने की बजाय 5% कॉस्ट बढ़ जाए, 10% कॉस्ट बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए। तो डिफरेंट सिनेरियोज को अप्लाई करते हुए फिर आप देखें कि अगर हालात ऐसे बदल जाएं, व्हाट हैपन्स, व्हाट विल बी द फेट ऑफ, क्या फिर भी आपका जो सोचा हुआ कारोबार है, सोचा हुआ प्रोडक्शन यूनिट है, ये मुनाफा बख्श रहता है या नहीं, क्या इसकी VCR फिर भी ग्रेटर देन 1 रहती है या नहीं। तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस से अगर इस टेस्ट से पास हो गया, इट मींस कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो छोटे मोटे शॉक आएंगे, उनको एब्जॉर्ब करके still it will remain viable, and there is need not to worry. You need not to worry, and you can make investment with confidence that you are going to be the winner at the end. You are not going to be the loser. तो ये हमने जो कल डिस्कस की थी, उसके बाद जैसे मैंने अभी कहा कि रिस्क, आज मैंने स्लाइडें आपको भेजी हैं। रिस्क एनालिसिस, रिस्क जो है वो क्या है? एडवर्स फैक्टर्स which can emerge, which can arise, which can affect your business negatively, adversely, लेकिन साथ कंडीशन है रिस्क की, प्रोबेबिलिटी, जिनकी प्रोबेबिलिटी का आपको इल्म है, कितने % चांसेस हैं ये फैक्टर रूनमा होने के, और कितने % उसका अफेक्ट क्या होगा। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको नोन हो तो उसको रिस्क की टर्म दी जाती है। और अगर
आपको probability is not measured, probability is not known and different threats, तो उसको हम uncertainty, risk and uncertainty. तो risk हम क्लास में डिस्कस कभी किया कि there is risk of quantity, there is risk of quality. क्वांटिटी थेफ्ट का चांस है, आपका ट्रक जा रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट का चांस भी है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट देयर विल बी क्वांटिटी लॉस, ठीक है। और फिर आपने स्टोर किया हुआ वेयर हाउस में माल, ड्यूरिंग द स्टोरेज आपकी थेफ्ट होती तो ये क्वांटिटी लॉस। लेकिन अगर फ्लड की वजह से, अगर रेन की वजह से वहां कोई सीपेज हो गया, आपका जो माल स्टोर किया हुआ वो मॉइस्चर गेट्स मॉइस्चर, और मॉइस्चर होने की वजह से उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट कर गई, तो देयर दैट विल बी क्वालिटी रिस्क एंड क्वालिटी लॉस। तो क्वांटिटी उतरी रहेगी लेकिन उस क्वांटिटी की पहले वाली क्वालिटी नहीं होगी। जब क्वालिटी नहीं होगी तो मार्केट में जो प्राइस आपने सोची थी आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी, आपको उससे कम प्राइस पे वो बेचना होगा। तो दैट इज, फिर मार्केट रिस्क कैसे, जैसे ये 9/11 के बाद, जैसे ये एटॉमिक ब्लास्ट के बाद 1998 में पाकिस्तान का एटमी धमाके के बाद मार्केट, दुनिया की मार्केट श्रिंक हो गई, क्योंकि दुनिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बाइकॉट डिक्लेयर किया। तो जो माल बाहर जा रहा था, जो ऑर्डर मिले हुए थे हमारे प्रोड्यूसर्स को, वो ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। तो दैट इज मार्केट रिस्क। ऐसे ही कुछ और फैक्टर जो मार्केट को डिस्टर्ब कर दें तो वो भी आ सकते हैं, तो उनको तो रिस्क एनालिसिस करना है।